आदाब नाजरीन, आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान ख़ान और आप देख रहे हैं सदाबहार लेजेंड्स रिजवान के साथ। आज हम मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत के घर में जिसके दीवाने सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं हैं बल्कि दुनिया भर में मौजूद हैं, दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं और उनकी आवाज़ आज भी सुनी जाती है। हालांकि उनको गुज़रे हुए तकरीबन 40 बरस होने को हैं, लेकिन कोई ऐसा शख्स हिंदुस्तान में या दुनिया भर में जो उनके चाहने वाले हैं वो उनकी आवाज़ सुने बगैर नहीं सोता होगा। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद रफ़ी साहब की। हिंदुस्तान की एक अजीम शख्सियत, पद्मश्री से नवाजे गए मोहम्मद रफ़ी साहब के चाहने वाले इतने बेशुमार तादाद में हैं कि वो आज भी रफ़ी साहब की ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, उनसे जुड़ी हुई बातों को जानना चाहते हैं ताकि अपने पसंदीदा गुलकार, अपनी पसंदीदा शख्सियत के बारे में जान सकें। और आज हमारे साथ मौजूद हैं। ये हमारी एक तरह से खुशकिस्मती है कि हमें मौका मिला है मोहम्मद रफ़ी साहब के घर पर आने का, जिस जगह पर मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपने कुछ बरस गुजारे, जिस जगह पर अपनी सांसें ली, और वो बैंड्रा में मौजूद है रफ़ी मेंशन। रफ़ी मेंशन में हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मोहम्मद रफ़ी साहब के अहले खाना में उनके दामाद और रफ़ी साहब की साहबजादी परवेज़ रफ़ी साहब और यास्मीन साहिबा। आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है हमारे इस शो पे। आदाब रिजवान साहब, सारे तहज़ीब टीवी चैनल देखने वालों को भी हम सब तरफ से बहुत बहुत आदाब। आप यहाँ आए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आपने हमें ये मौका दिया, क्योंकि यहाँ पर हर कोई आना चाहता है। कोई ऐसा दीवाना नहीं है रफ़ी साहब का जो इस रूम में ना आना चाहता हो, क्योंकि ये अवार्ड रूम है, ये रफ़ी साहब का घर है, इसी से जुड़ा हुआ रफ़ी साहब का घर है जहाँ पर उनका अहले खाना आज भी क़याम पज़ीर है। और हमें ये मौका दिया यहाँ पर बातचीत करने का, हम वाकई तहे दिल से तहज़ीब टीवी की तरफ से आपके शुक्रगुज़ार हैं। शुक्रिया। यास्मीन साहिबा, परवेज़ साहब, आप लोगों से लोग सुनना चाहते हैं, सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं बल्कि दुनिया का कोई भी कोना हो, रफ़ी साहब के चाहने वाले आज भी वहाँ पर मौजूद हैं और वो रफ़ी साहब के बारे में ऐसी ऐसी बातें जानना चाहते हैं जिससे उनकी ज़िंदगी संवर जाए एक तरह से, क्योंकि रफ़ी साहब की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हैं सब के सब। क्योंकि रफ़ी साहब की ना सिर्फ़ एक अच्छे गुलकार थे बल्कि एक बहुत अजीम इंसान भी थे, बहुत बड़े इंसान थे, बहुत हमदर्दी लोगों से रखते थे। तो मैं सबसे पहले परवेज़ साहब आपसे जानना चाहता हूँ कि आप रफ़ी साहब के दामाद रहे, रफ़ी साहब ने आपको चुना अपनी साहबजादी के लिए, और कुछ देखा होगा तभी चुना। और मैं भी आपको इतने सालों से माशाल्लाह जानता हूँ, बिल्कुल मुझे अक्स नज़र आता है रफ़ी साहब की जैसी आदतें थीं, जितने खुलूस के साथ आप मिलते हैं, मोहब्बत करते हैं, और जो चाहने वाला यहाँ पर आता है रफ़ी साहब के, उनको उसी अंदाज़ में मिलते हैं जैसा कि रफ़ी साहब होते तो शायद भी वो भी वैसे ही मिलते। क्या कहेंगे अपने चाहने वालों से और रफ़ी साहब के चाहने वालों से? रिजवान साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। रफ़ी साहब जिस खुलूस और जिस मोहब्बत से लोगों को मिलते थे, कोई भी उनके घर पे आता था और रफ़ी साहब से मुलाकात करना चाहता था, वो बिना मुलाकात के उनको वापस नहीं भेजते थे। उनकी तबीयत इतनी सादगी, इतना उनकी नेकियां जो हम लोग सुनते हैं लोगों से, हम लोग ने ख़ुद देखी हैं। बाकायदा इंसान, बहुत ही ज़्यादा परहेज़गार, फैमिली मैन। और जिस तरह से आपने कहा कि आज भी उनके चाहने वाले 39 साल हो गए हैं आज उनको, 31 जुलाई को, और लेकिन आज भी उनके चाहने वालों की तादाद उसी तरह से बेशुमार बढ़ती जा रही है। ये बताइए मुझे, यास्मीन साहिबा यहाँ पर मौजूद हैं, ये भी कम बोलती हैं, और जैसा कि रफ़ी साहब शर्मीले किस्म के इंसान थे। रफ़ी साहब बहुत कम, हालांकि उन्होंने इंटरव्यूज़ ही नहीं दिए, एक आध उनका इंटरव्यूज़ होगा जो रफ़ी साहब ने दिया है, क्योंकि शर्माते बहुत थे, बात कम किया करते थे। वैसे ही यास्मीन साहिबा का मिजाज है, बहुत शर्माती हैं, कम बात करती हैं, लेकिन फिर भी कोशिश हम करेंगे कि आपसे थोड़ा सा बुलवा लें। रफ़ी साहब की बहनों में सबसे छोटी बहन रही हैं ये, और सबसे ज़्यादा लाडली भी, क्योंकि आपके नाम से ही रफ़ी साहब ने एक विला बनाया था लोनावाला में, जहाँ पर अक्सर वो वीकेंड्स पर पिकनिक मनाने जाया करते थे। तो क्या आपने ज़िद की थी कभी कि आपके लिए कोई हो वहाँ पर पिकनिक ले जाने के लिए घर हो, या आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, या बच्चों से सबसे कैसी मोहब्बत करते थे? नहीं, वो तो सब बच्चों से थी, लड़कियों से ज़्यादा अटैच थे वो, लेकिन सब बच्चों से प्यार। और हम तो मतलब बहुत छोटे थे जब उन्होंने हमारे बॉर्न होने पर मतलब उन्होंने वो घर ले लिया था और हमारे नाम पे रखा। तो ये तो हम लोग तो छोटे थे, बस फिर जब से देखते हुए आए, एंजॉय किया उधर। कभी आपको ऐसा लगता था कि मेरे नाम पे है, बाकी बहनों को आप चिढ़ाती होंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब हम लोग एक जैसे। जी। तो रफ़ी साहब फैमिली के लिए कितना ज़्यादा
उनका ख्याल कम वक्त मिल पाता था। लेकिन अगर बच्चों की बात करें तो हमने सुना है सोशलाइज नहीं करते थे, लेकिन बच्चों के लिए ज़्यादा वक्त निकालते थे। जी। कितना वक्त देते थे आप लोगों को? वक्त है कि बस रिकॉर्डिंग बस आए तो बस फैमिली, सोशलाइज तो नहीं करते थे, बस उनके काम और फैमिली, जितना वक्त चाहते उतना फैमिली को देते, बस साथ में रहते, खेलते भी थे बच्चों के साथ, जैसे कभी कैरम बोर्ड खेल लिया बच्चे भाइयों के साथ, कभी काइट फ्लाइंग करते थे सब, मतलब बस जो भी है काम हो गया तो घर में आके मतलब फैमिली के साथ जो जितना वक्त मिले उतना ज़्यादा फैमिली के साथ। परवेज़ रफ़ी साहब आपके हम सफ़र रहे हैं और माशाल्लाह काफ़ी दादा दादी हैं दोनों माशाल्लाह, अल्लाह हयात रखे, उम्र दराज करे, हमारी दुआ दोनों के लिए। और पोते पोती भी हैं, खुशियाँ दिखाएं उनकी अल्लाह इनको, ये भी हम दुआ करेंगे। रफ़ी साहब ने आपको चुना इनके लिए, तो क्या रफ़ी साहब आपको जानते थे परवेज़ साहब पहले से, या बस कहीं मुलाकात हुई और आप भाग गए उनको? नहीं, रफ़ी ये यास्मीन जी की बड़ी बहन है नसरीन जी, उनके हस्बैंड है मेराज साहब, उनसे हम लोग के घरेलू ताल्लुकात थे और उन्होंने ही ऐसा बताया। तो रफ़ी साहब से जब हमारी मुलाकात हुई तो इतने सीधे इंसान, जैसे होता है लव एट फर्स्ट साइट, उन्होंने हमको देखा, हमने उनको देखा, कुछ बातचीत भी नहीं की, पूछा भी नहीं, बस एक मुस्कुराहट जो एक्सचेंज की उन्होंने, उससे ही मतलब सारी बातें तय हो गई। और बिल्कुल इतने सीधे इंसान के हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि डर था क्या उनको देखेंगे या उनसे बात करेंगे, कैसे जवाब देंगे, लेकिन वो कंफर्ट लेवल ऐसा हुआ कि पूछिए मत, उन्होंने बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील होने ही नहीं दिया, बिल्कुल एकदम। तो क्या आपको इनकी तस्वीर दिखाई गई थी कि ये हैं रफ़ी साहब की साहबजादी, इनसे आपका निकाह होने वाला है? ऐसे तो कुछ भी नहीं कि मतलब तस्वीर दिखाई गई हो, ऐसे वो फॉर्मेलिटीज़ बाकायदा नहीं थी जो होती हैं कि शादी में भाई लड़के की जांच पहचान हो रही है और लड़की के बारे में कितनी पढ़ी है, क्या करती है, पकाना आता है, खाना बनाती है, ये सब सारी चीज़ें मतलब नहीं थी डिस्कशन में एट ऑल। बस एक दूसरे को देख लिया और ये यही बताएंगे इनसे, जब इनके डैडी ने पूछा, मम्मी ने पूछा कि तुमको लड़का पसंद है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, इनसे ही पूछ लीजिए आप। जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे, ये लगता है कुछ इसमें सस्पेंस है जिस तरह से परवेज़ साहब बता रहे हैं। हाँ पूछा था, डैडी ने पूछा था हमारे से, तो लेकिन अब जो माँ बाप की पसंद है हम उसी में राज़ी थे उनसे। जी, तो अब आपकी वालिदा ने आपसे आके कहा कि आपके वालिद ने रफ़ी साहब ने ऐसा एक रिश्ता देखा है? जी पूछा था। तो आपने कहा कि आप लोगों की मर्जी। जी, तो बाद में कैसा पाया आपने वालिदैन की जो पसंद थी? बहुत अच्छा बस गुड एक्सपीरियंस, लकी टू हैव हिम आल्सो। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छे ख्याल रखते माशाल्लाह, बहुत केयरिंग है और जैसा कि होना चाहिए। बहुत क्योंकि देखिए रफ़ी साहब ने जैसा कि बताया परवेज़ साहब ने कि सिर्फ देखा, और ये शायद उनकी परख होगी कि वो मुस्तक़बिल को समझ गए होंगे कि मेरी बेटी के लिए इनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता, और ये वाकई तजुर्बा भी था रफ़ी साहब का। रफ़ी साहब की बात करें तो क्या शादी के बाद आपका जब आना जाना होता होगा तो रफ़ी साहब क्या आपसे भी शर्माते थे, जैसे औरों से वो बात कम किया करते थे? नहीं, उनके घर पे रहने के जब घर पे जिस वक्त होते थे वो कम ही बात करते थे। हालांकि उनका एक गार्डन था जिसमें वो बैठ के, अगर रिकॉर्डिंग नहीं है, काम नहीं है, तो उसमें बैठ के वो चुपचाप अपने कुछ गुनगुनाया करते थे। बच्चों को भी हिदायत दी जाती थी कि डैडी को डिस्टर्ब मत करो, और एकदम बच्चों की तरह अगर कोई मिलने के लिए आया तो ओके रेडी हो जाके बैठ जाएंगे। बिल्कुल सिंपल इंसान, ज़मीन पे बैठे हुए हैं, लेटे लेटे फर्श पे ही सो गए, ज़रूरी नहीं है कि एसी हो, गद्दा हो, बिस्तर हो, ऐसा कुछ नहीं था उनके लिए। बहुत ही शर्मीले घर पे भी थे, लेकिन जब कोई आता था तो बातचीत तो करते थे, लेकिन आने वाले को दोबारा पूछना पड़ता था, रफ़ी साहब आपने क्या कहा? अच्छा, आवाज़ सुनाई नहीं देती, इतना धीरे बोलते थे रफ़ी साहब। आप एज अ फादर रफ़ी साहब को किस तरह से डिस्क्राइब करेंगी कि कितना ज़्यादा केयरिंग थे, जैसा कि हर बाप होता है, लेकिन क्योंकि वो एक दौर था जब लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, और आप तो माशाल्लाह 3 बहनें रही हैं, तो रफ़ी साहब कितना ज़ोर देते थे तालीम पर आप लोगों की? पढ़े नहीं, बट डैडी का एक्चुअली ऐसा था कि बस उनके बच्चे सब एजुकेटेड हों, उनको नहीं तो वो शौक़ था उनके सब बच्चे पढ़े उनके, इसलिए भाइयों को भी लंदन भेज भी दिया था, सब एजुकेशन करें, सब लड़कियों में भी। तो हमारी जो बहन है नसरीन बाजी जो है वो पढ़ी हुई है, बड़ी बहन की तो फिर शादी हो गई,
उन्होंने भी पढ़ा फिर तो हमने भी बस थोड़ा ही बड़ा ज़्यादा शौक नहीं था हमको। तो फिर परवेज़, भी फर्स्ट कॉलेज मतलब 12th तक के पढ़ा हमने। अच्छा, आप जब रफ़ी साहब इस दुनिया से चल बसे तो क्या आपकी उम्र तब क्या थी? हम 20 साल के थे। 20 साल की थे। तो शादी के 7 महीने बाद उनका इंतकाल हुआ था। जी, तो मतलब परवेज़ साहब आपका ज़्यादा वक्त उनके साथ नहीं बीता होगा, गुज़रा होगा, क्योंकि शादी के 7 महीने बाद जैसे बता रही हैं। लेकिन जितना भी वक्त गुज़रा रफ़ी साहब के साथ, आपने क्या जाना, रफ़ी साहब को किस तरह से पहचाना या क्या सीखा रफ़ी साहब की शख्सियत को देखकर? हम लोग की एंगेजमेंट हो गई थी जून में, तो तकरीबन 1.5 साल शादी के पहले भी हम लोग का ताल्लुक़ रहा। और इत्तेफ़ाक ऐसा होता था कि हम जहाँ पे काम करते थे वहाँ से जब शाम को लौट के आते थे तो हम ज़रूर रफ़ी साहब से मिलने के लिए जाते थे। और जिस दिन शाम की रिकॉर्डिंग नहीं होती थी उनकी, तो वो उनको गार्डन में बैठा पाते थे। तो जब भी अंदर दाखिल हों, धीरे आइए, थोड़ी देर उनके पास बैठते थे। ज़्यादा बातचीत तो नहीं, लेकिन वो काफ़ी चीज़ें बताते थे अपने बारे में। और उनकी शख्सियत की सबसे अहम चीज़ हम आपको ये बताएंगे कि उनका सबको हेल्प करने का बड़ा नेचर था। कोई भी आया, किसी को भी मतलब खाली हाथ नहीं भेजा उन्होंने। और एक बार उन्होंने ऐसे ही बताया कि हाथ हमेशा ऐसा रखना, ऐसे मत करना, मतलब देने वालों में रहो, लेने वालों में एक्सपेक्ट मत रहो, एक्सपेक्टिंग मत, इस तरह का था। और उनकी शख्सियत के बारे में आपने पूछा कि हमने क्या सीखा, तो उनको लोग तो म्यूज़िक का इंस्टीट्यूट बोलते हैं, लेकिन एक चीज़ हमें शायद किसी ने नहीं बताया या ज़ाहिर नहीं हुई, वो हिमसेल्फ एक बहुत डेडिकेटेड इंसान थे। वो कुछ भी कर सकते थे। मतलब उन्होंने शुरू में जब आए तो फिल्मों में 2-3 फिल्मों में एक्टिंग भी की, छोटा मोटा काम किया, लेकिन उनका एक फोकस था कि हमको सिंगर बनना है। उससे वो इधर उधर नहीं हटे। तो ये एक लेसन है कि आदमी को जो सोचे उस पर मतलब कायम रहे, कोशिश करे कि उसको हासिल करे। वो उनकी एक क्वालिटी थी जो उनके बहुत काम आई। क्योंकि जब वो आए थे उस वक्त आपने सही कहा कि 1-2 फिल्मों में काम किया था और उस वक्त मौके उनको नहीं मिल रहे थे इतने, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, जज्बा वही था और फोकस्ड रहकर वो आगे बढ़ते रहे क्योंकि उनको अपनी मंजिल पर पहुंचना था। बिल्कुल। अच्छा, हम शादी का जिक्र करें तो हमने ये भी सुना है कि जब आप लोगों की शादी की बात आई, कार्ड्स वगैरह छप गए थे, तो उस वक्त नौशाद साहब थोड़े से नाराज़ हो गए थे, इसलिए कि रफ़ी साहब चाहते थे कि होटल से शायद डोली उठे या बारात वहाँ है, घर से नहीं, इसी घर से। नहीं, वो किस्सा ऐसा है कि मतलब नाराज़ तो नहीं हुए थे नौशाद साहब। रफ़ी साहब और नौशाद साहब का एक बहुत ही भाइयों वाला जैसा रिश्ता था। तो कुछ भी सलाह मशवरा लेना होता था तो वो नौशाद साहब से ज़रूर लेते थे। और इत्तेफाक से देखिए, हम लोगों की शादी के वकील और गवाह भी नौशाद साहब ही थे। तो जब शादी तय हो गई, डेट फिक्स हो गई, कार्ड वगैरह छप गए, विदाई होटल से निकाह के बाद, तो रफ़ी साहब उनको कार्ड देने के लिए गए। नौशाद साहब ने कार्ड देखा, बोले बेटी घर में बड़ी पढ़ी लिखी, जो भी हुई उसकी सब कुछ घर से हुआ, तो विदाई होटल से क्यों, घर से ही बेहतर है। तो इनके मामू थे, उनका नाम था ज़हीर साहब। रफ़ी साहब ने कुछ नहीं कहा और ज़हीर साहब को बोला, ज़हीर ये सारे कार्ड कैंसिल कर दो, सारे इंतज़ाम कैंसिल करो, जैसा नौशाद साहब ने मशवरा दिया है वैसे ही करो। और उसी तरह से किया गया। मतलब फिर घर से ही जी। रिसेप्शन तो बाकायदा होटल से था, लेकिन विदाई और निकाह वगैरह सब घर में ही हुआ। मतलब ये भी एक और सिफत है रफ़ी साहब की कि वो दूसरों के मशवरे को मतलब बहुत अदरवाइज़ ना लेकर उस पर अमल भी करते थे। ये बड़प्पन था रफ़ी साहब का। देखिए, जितनी बातें हमें जानने को मिलती हैं मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और वाकई म्यूज़िक की अगर बात करें तो मोहम्मद रफ़ी साहब जैसा गुलकार ना तो आज तक अल्लाह ताला ने पैदा किया है, ना ही कभी करेगा। अगर हम बात करें, बहुत से आए, बहुत से गए, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन रफ़ी साहब जैसा शायद ही कोई आ पाए इस आवाज़ का मालिक। और जितनी भी हम बातें जानते हैं परवेज़ साहब, रफ़ी साहब के बारे में कि इतने सीधे साधे इंसान थे, रुपया पैसा दौलत शोहरत सब कुछ अल्लाह ने उनको नवाजा, लेकिन जो ज़मीन से जुड़े रहने का उनका एक मिजाज था,
वो कभी उन्होंने आखिर वक्त तक अपने बिल्कुल उसको नहीं, ख़त्म नहीं किया। बिल्कुल उनका कोई भी अहंकार या कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट अगर कभी रिकॉर्डिंग अच्छी हो जाती थी, हमेशा ही अच्छी होती थी उनकी रिकॉर्डिंग, तो एक बदस्तूर हर इंसान, रफ़ी साहब आपने तो बहुत अच्छा गाया, क्या गाया आपने, तो कभी भी अपने ऊपर क्रेडिट नहीं लेते थे, सीधा उंगली ऊपर की तरफ कि मैंने क्या किया, मुझसे कराया गया। बिल्कुल, सब अल्लाह का करम है। बस वही एक करम है। यास्मीन साहिबा, आप ये बताइए कि सबसे ज़्यादा रफ़ी बहनों भाइयों में रफ़ी साहब से कौन अटैच था सबसे ज़्यादा, लड़कियों में ख़ास तौर पे बात करें तो हम, आप थी या बाकी बहनें? सब बहनें तो मतलब बताया ना, लेकिन हम क्लोज थे एंड तक के, हम बिल्कुल साथ साथ में रहे। हम कहीं ना लंदन गए पढ़ाई के लिए ना कुछ, बस पेरेंट्स को साथ ही थे हमेशा, तो ऑफकोर्स क्लोज थे हम। तो कभी कोई ऐसा याद है कि रफ़ी साहब से डांट पड़ी हो आपको किसी बात को लेकर? नहीं कभी भी नहीं? हमको नहीं पड़ी डांट। तो कभी आपने ज़िद की हो रफ़ी साहब से कि मुझे ये चीज़ चाहिए या वो चीज़ दिलवाइए? वो तो जिद तो नहीं, का तो वैसे ही बेकार मांगे ही सब कुछ मिल जाता था, जैसे पेरेंट्स से मतलब क्या ज़रूरत सब मिल, लेकिन मांगने को मांग लेते थे जी। अच्छा, कभी आपको ये अंदाज़ इनकार नहीं करते थे कभी कोई चीज़ किसी भी चीज़ के लिए? जी। ये उस वक्त आपको क्या एहसास था कि आपके वालिद इतनी महान, इतनी अजीम शख्सियत हैं? उस वक्त ज़्यादा एहसास था या अब ज़्यादा होता है? इतनी इज़्ज़त लोग आज भी करते हैं और ऐसी वाहिद शख्सियत हैं, मैं हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में समझता हूँ कि गुज़रने के 40 साल बाद होने को हैं, अब तकरीबन 39 ईयर्स हो चुके हैं, और आज भी लोग उतनी ही इज़्ज़त, उतनी ही मोहब्बत, उतनी चाहत, उतनी ही दीवानगी है रफ़ी साहब के लिए जितनी शायद ही किसी और के लिए हो। तो अब ज़्यादा एहसास होता है कि बहुत बड़ी शख्सियत थी आपके वालिद, या जब आपके साथ रहते थे या जब हयात थे आपने देखा होगा? हम लोग को बचपन से तो कभी ऐसा नहीं हुआ, तो पता है बस अब्बा है हमारे, ये नहीं। तो जब होश संभाला तब बिल्कुल, तो जैसे बाहर जाते थे कभी लगता था कि, तब जब लोग पहचानते थे तब लगता था हाँ जो डैडी सेलिब्रिटी है, आस्ते आस्ते जैसे मान, लेकिन घर में ऐसे कुछ फीलिंग कभी नहीं, बस बहुत बहुत लविंग थे बस, हम और क्या बोले बस हर। लेकिन हाँ अब ज़्यादा वो होता है कि हम लोग लकी है, उनके जुड़े हुए उनकी बेटियां हैं हम लोगों से, ये बात तो खुशी होती है इस बात से, लेकिन अब ज़्यादा होता है इससे। वाकई। और कभी कोई कहता है आपको कि बेटियां जो हैं वो बहुत खुशकिस्मत होती हैं जब वो वालिद की शक्ल सूरत उनके अंदर आ जाए, जैसे आपको देखा जाए तो बिल्कुल जो आपकी आंखें हैं या जो आपका चेहरा है बिल्कुल रफ़ी साहब से मिलता जुलता है, तो खुशकिस्मत तो माशाल्लाह आप हैं ही और बाकी बहनें भी, लेकिन कभी किसी ने ऐसे कहा है आपको कि सब में, भाई बहनों में सबसे ज़्यादा आप ही रफ़ी साहब की तरह दिखाई देती हैं? हाँ कहती हैं, सब लोग यही कहते हैं। सब कहते हैं। अच्छा परवेज़ रफ़ी साहब, आप बताइए कि आपने इतने साल हो गए, लोग यहाँ पर आते हैं मिलने के लिए आपसे, क्योंकि रफ़ी साहब तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आप लोगों से मिलकर ही उन्हें ऐसा एहसास होता है जैसे रफ़ी साहब से मुलाकात हो गई हो, और बाखुलूस आप लोग मिलते भी हैं सबसे, जो भी घर पर आता है। जैसे कि रफ़ी साहब की तालीम रही है, या जाते वक्त भी उन्होंने कहा होगा कि जो भी आए खाली हाथ उसे लौटाना नहीं, तो इस पर कितनी कोशिश आपकी रहती है कि अमल करें और करते रहेंगे? जब रफ़ी साहब इस दुनिया से, जिस दुनिया में नहीं रहे, कुछ दिनों के बाद जितनी भी चैरिटी, जितनी भी हेल्प, जितनी मदद वो लोगों की किया करते थे, उनके अलावा और इनके मामू ज़हीर साहब जो उनके मैनेजर भी थे, उनके अलावा किसी को मालूम नहीं रहता था। हालांकि इनकी मम्मी को भी मालूम नहीं था कि किसको हेल्प जा रही है। तो जब महीने गुज़रे, लोगों को हेल्प नहीं पहुंची, तब लोगों ने आना शुरू किया कि क्या हुआ, हमारा मतलब ऐसा कुछ हेल्प नहीं आई। तब लोगों को पता चला शुरू हुआ कि किन किन लोगों की रफ़ी साहब हेल्प किया करते थे। नॉट ओनली इन बॉम्बे के अलावा बाहर के जगह से भी लोगों को जो मनी ऑर्डर्स जाते थे या जो हेल्प जाती थी वो रुक गई थी, क्योंकि इनकी मम्मी को मालूम नहीं था। धीरे धीरे जब मालूम हुआ तो जितना वो कर सकती थी अपने हिसाब से उन्होंने किया, और आखिरी दम तक किया। उसके बाद आज करीब उनको भी जाके 21 साल हो गए हैं, और उनके चाहने वालों में रफ़ी साहब को जिनकी रफ़ी साहब ने हेल्प की थी वो अभी तक आते थे। एक जैसे हमारे एक मुन्ना भाई थे, वो रफ़ी साहब के घर की पेंटिंग वगैरह किया करते थे। पिछले साल उनकी डेथ हो गई, लेकिन वो हर संडे को बेचारे आते थे बदस्तूर, क्योंकि वो भूले नहीं कि रफ़ी साहब कैसे इंसान थे। इसी तरीके से जो भी लोग आए, खाली हाथ कोशिश रहती कि ना जाएं। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए रफ़ी साहब की जो तालीमात थी उस पर आज भी उनका अहले ख़ाना जो है वो अमल करता है, और
कोई भी यहाँ से खाली हाथ, चाहे हम वैसे माली तौर पर हम मदद की बात नहीं कर रहे, लेकिन सिर्फ चाय भी पी कर अगर कोई चला जाए, या इस रफ़ी साहब का जो ये अवार्ड रूम है इसमें भी आके 2 मिनट गुजार जाए, तो ये भी खाली हाथ लौटना नहीं है। या हम अगर अपनी बात करें कि हम इंटरव्यू के लिए आए और हम भी खाली हाथ नहीं लौट रहे, वक्त हमें दिया परवेज़ रफ़ी साहब ने, यास्मीन साहिबा ने, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत मसरूफ़ रहते हैं। इतनी मसरूफ़ियत के बावजूद भी खुलूस के साथ लोगों से मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये इसलिए भी है परवेज़ रफ़ी साहब के, क्योंकि कहीं ना कहीं रफ़ी साहब की जो तालीमात है जिस पर आप लोग अमल करते हैं वो ज़रूरी है, क्योंकि रफ़ी अगर ऐसा नहीं करेंगे तो रफ़ी साहब की जो रूह है उसको ठेस पहुंचेगी, या रफ़ी साहब की तालीमात जो है उस पर अगर अमल नहीं करेंगे तो आपको भी खुद लगेगा कि हम जस्टिफाई नहीं कर रहे जो पर्सनैलिटी रही है रफ़ी साहब की। बिल्कुल सही। ये सारी चीज़ें मतलब हमसे ही सीखने को मिली कि कैसे सभी लोग बराबर हैं। एक बार का वाक़या आपको बताएं जी। रमज़ान के दिन थे, तब शादी नहीं हुई थी, शादी के पहले वाला रमज़ान। इनकी मम्मी ने हमको बोला कि वो उधर एक टेलरिंग शॉप है, वहाँ जाके आप खाली नाप दे दीजिएगा। हम गए, हमने नाप दे दी, और नाप थी वो शलवार कमीज़ की ईद के लिए। तो जब वो कपड़े हम पहन के घर पे आए तो देखा कि रफ़ी साहब खुद, उनके जो बेटे थे यहाँ पे, वो सारे उसी लिबास में थे। कुछ भी मतलब फ़र्क नहीं था कि वो किसी और से सिलवाए हों, कपड़ा अलग हो, डिज़ाइन अलग हो, बिल्कुल सेम टू सेम था। तो इस तरीके से हमको मतलब उन्होंने कभी फ़र्क नहीं समझा। मतलब शादी से पहले भी उन्होंने जी ऐसे एक्सेप्ट कर लिया था आपको जैसे आप उनके घर के मेंबर हैं के बाद। जी जी, ये बहुत बड़ी बात है। तो उनकी इस सीख को हम लोग कैसे नकारा कर सकते हैं कि जो भी आया यहाँ से, जैसा आपने कहा कि माली मदद ही हर सब कुछ नहीं है, 2 मीठे बोल भी काफ़ी हैं। जी बिल्कुल। और ये मैं अब जानना चाहूँगा यास्मीन साहिबा के शादी के बाद कभी क्या आपने रूप झाड़ा है इन पर, जब तक वो 7 महीने जो थे रफ़ी साहब हयात थे उसमें, तो कि जैसे कभी कुछ इनको नागवार गुजरी हो चीज़ें आपकी, आपने कहा हो आपको पता नहीं मैं किसकी बेटी हूँ ऐसा कभी होता ऐसा है? कुछ नहीं, ऐसा मौका ही नहीं आया कभी, अभी आज तक नहीं है ऐसे मौका। अच्छा, माशाल्लाह। जी बिल्कुल। तो रफ़ी साहब की क्या बात आपको आज भी बहुत याद आती है, और हमेशा आप सोचती हैं कि मैं उसको अपने आने वाली जो नस्ल है अपने बच्चों में भी उतारूं, उसको जो मेरे वालिद कहा करते थे या किया करते थे? वो तो हम चाहते ही हैं, और हमारी जनरेशन आगे बढ़े, जो हम लोग ने सीख जो हमको दी गई है वो हम आगे बढ़ाते जाएं, हमारे बच्चे, उनके बच्चे, सब जो हमारे वालिद ने सिखाया है। बिल्कुल मतलब कोई स्कूल में भी कोई नहीं है, जो ज़्यादातर तालीम सब हमारे पेरेंट्स से ही हमारे को लाई है। ये तो बात है। तो जब कभी याद आती है आप दोनों को, मैं एक एक करके सवाल करूँगा, आखिरी सवाल है और इसके बाद इंशाल्लाह हम आपसे रुखसत लेंगे। जब कभी याद आती है रफ़ी साहब की, क्या करती हैं आप? याद तो हर वक्त आती है जी। मतलब गाने भी सुनते तो ऐसे लगता सामने हैं नहीं, ये तो मतलब ये सवाल ऐसा है कि याद उसकी आती जिसको भुला गया हो। बेशक। और ये हर वक्त ऐसा लगता है, आपको नहीं लगता कि आज तू कहीं आस-पास है ए दोस्त, ऐसा माहौल? रफ़ी साहब ऐसा लगता है कि जहाँ पे भी हैं वहाँ से उनकी दुआएं उनके बच्चों के काम आ रही हैं। और बस यही उम्मीद है और यही एक दुआ है कि इसी तरह से उनका साया बच्चों पे बरकरार रहे। परवेज़ रफ़ी साहब, एक बात और जानना चाहेंगे कि कई सारे जो आम इंसान हैं उनके अलावा कई सारे ऐसे सिंगर्स भी हैं जो रफ़ी साहब को अपना गुरु समझते रहे हैं, और गुरु मानकर उनको गाने का शौक़ पैदा हुआ रफ़ी साहब को। कौन आपको सबसे ज़्यादा रफ़ी साहब के बारे में पसंद है, उनकी बातें, रफ़ी साहब को बहुत ज़्यादा मानते हैं? रिजवान साहब, रफ़ी साहब को गाने पसंद सभी करते हैं और चाहते हैं कि उनकी तरह गाएं। और जिस तरीके से हमारे नज़र में बहुत इज़्ज़त हम करते हैं मुन्ना अज़ीज़ साहब की, जो रफ़ी साहब को बहुत मानते थे। उनका यहाँ तक कि कहना था कि मतलब रफ़ी साहब ही उनके जो भी हैं उनके लिए वो गाना पेश करते थे। और ऐसा हमने सुना है कि जब इस दुनिया फ़ानी से वो रवाना होने से पहले उन्होंने ऐसा कह के रखा था कि जहाँ पे रफ़ी साहब की आरामगाह है, उनकी आरामगाह भी वहीं पे होनी चाहिए। हालांकि वो कलकत्ता के थे, बम्बई में रहते थे, और वही उनकी ख्वाहिश पूरी की गई। लोगों ने मिल के कोशिश की और सांता क्रूज़ कब्रिस्तान मस्जिद में, जहाँ पे दोनों वहीं पर हैं,
नज़दीक नज़दीक। और दूसरे एक सिंगर हैं एसपी बालासुब्रमण्यम साहब, वो भी रफ़ी साहब की बहुत तारीफ़ करते हैं। वो तो बस क्या बताएं, एकदम रफ़ी साहब के ही बारे में बातें करते हैं। अब जाने से पहले जो दुनिया भर में रफ़ी साहब के चाहने वाले हैं, जो आप लोगों को सुन रहे हैं, आप सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा क्या पैगाम उन तक पहुँचाना चाहते हैं? तमाम चाहने वालों में से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने आप को रफ़ी साहब से बिल्कुल जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। जैसे हमारे एक अज़ीज़ हैं दिल्ली में अरुण गौतम साहब। जी। फिर उसके बाद वो उन्होंने तो अपने घर पे भी रफ़ी साहब का एक ऐसा अवार्ड रूम जैसा बना के रखा है, जहाँ पे लोग आते हैं, मिलते हैं, उनको वो अवार्ड रिवॉर्ड जो भी है बहुत दिल से पेश करते हैं। और हम लोग भी उनके घर पे गए हैं, काफ़ी खुलूस और मोहब्बत से मिलते हैं। रफ़ी साहब के बारे में हर एक इंसान से वो तारीफ़ से ही और बहुत मतलब बहुत अच्छे से बात करते हैं कि रफ़ी साहब ये थे। जी। इस तरह से कई और लोग हैं। एक हमारे हैं अहमदाबाद में उमेश मखीजा साहब, उन्होंने तो अपने घर में रफ़ी साहब का एक मंदिर बना के रखा है। अच्छा। जो उनके 3 बेडरूम के फ्लैट में एक बेडरूम उन्होंने पूरे रफ़ी साहब के लिए, उनकी सारी तस्वीरें, उनके लिए पूजा घर बना दिया है। सुबह जब वो उठते हैं तो जाके वहाँ पे रफ़ी साहब की पूजा करते हैं, उसके बाद दिन शुरू करते हैं। रात को सोने से पहले रफ़ी साहब के रूम में जाके एक लोरी गाते हैं, ख़ुद फिर जाके सोते हैं। इस तरीके से काफ़ी शख्सियतें हैं जो रफ़ी साहब को इतना मानती हैं कि पूछिए मत। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगी यास्मीन साहिबा, उनके लिए, चाहने वालों के लिए क्या पैगाम देंगी? हाँ, शुक्र, ये तो बात है। मतलब मानते हैं, आज के तारीख में भी इतने लोग इस तरह की मतलब मानते हैं तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। खुशी तो होती है कि लोग इतना चाहते हैं आज से। जी। तो ये वाकई बिल्कुल ठीक कहा परवेज़ रफ़ी साहब ने कि लोग भगवान तक मानते हैं रफ़ी साहब को, आज भी पूजा करते हैं रफ़ी साहब की। कोई गायक अगर पूजा करे तो बात समझ आती है कि गुरु के तौर पर पूजा करे, लेकिन कोई आम इंसान जो सिर्फ रफ़ी साहब की आवाज़ का दीवाना नहीं है, बल्कि मोहम्मद रफ़ी साहब की जो ओवरऑल पर्सनैलिटी रही है, जो हमें पता चलता है, जो हमने पढ़ा है, उनके अहले ख़ाना से जानने को मिलता है। जैसा आप जाना आज आपने जाना कि किस तरह से रफ़ी साहब की शख्सियत रही है, तो वाकई ऐसा शख्स पूजने लायक ही है। और अल्लाह ताला ऐसे बंदों को दुनिया में बहुत कम उतारता है। रफ़ी साहब जैसी शख्सियत तो ना कभी दूसरी आएगी, ना हम कभी सोच सकते हैं, और ना हमें ज़रूरत है कि रफ़ी साहब की आवाज़ जैसा कोई आए और या उनकी शख्सियत या उनके मिजाज जैसा कोई आए, क्योंकि रफ़ी साहब की यादें ही हमारे लिए काफ़ी हैं। और इस अवार्ड रूम में आकर और उनके अहले ख़ाना से बात करके वाकई ऐसा लगता है कि रफ़ी साहब यहीं हैं, कहीं नहीं गए, और वो मौजूद हैं और अपने चाहने वालों को हमेशा आशीर्वाद या दुआएं देते रहेंगे, ये हम ऐसी उम्मीद भी करते हैं। परवेज़ रफ़ी साहब और यास्मीन साहिबा, आप लोगों का वक्त बहुत कीमती है और आपने वक्त दिया। हम तहज़ीब टीवी की तरफ से तहे दिल से आपके शुक्रगुज़ार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, और आपसे तो कांटेक्ट में हैं, मिलते रहेंगे ज़रूर। जब भी बम्बई आएँ ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। इंशाअल्लाह ज़रूर। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का एक बार फिर से। तो नाज़रीन, आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी साहब की शख्सियत के बारे में। हम मौजूद थे मोहम्मद रफ़ी साहब के घर में, उनके अहले ख़ाना के साथ, परवेज़ रफ़ी साहब, यास्मीन साहिबा, जिन्होंने हमें रफ़ी साहब के बारे में बहुत खूबसूरत बातें बताईं। और वक्त की कमी है, वरना तो रफ़ी साहब के बारे में हम सब इतना सुनना चाहते हैं कि दिन गुज़र जाए, वक्त गुज़र जाए और पता ही ना चले। लेकिन इंशाअल्लाह अगले शुमारे में आपसे मुलाकात होगी सदाबहार लेजेंड में, किसी और शख्सियत के बारे में हम जानेंगे। और आप रखिए अपना ख्याल, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।